हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टिप्स ऑफ एजुकेशन। माय डियर सर, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमें आपको एक बात कहनी है। जितना भी ये जो चैनल है हमारा टिप्स ऑफ एजुकेशन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इस चीज़ को, जिस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें और हम भी इंस्पायर हों, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें, और ये आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो आपके लिए 12th क्लास की वीडियो लेके आए हैं। चैप्टर 1 है, समकालीन विश्व की राजनीति, बुक का नाम है, और शीत युद्ध का दौर, ये आपका चैप्टर है, ठीक है। ये पार्ट 3 है। और आपको एक सलाह भी है कि अगर आपको पार्ट 3 है डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फिर इस तरह से वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि पिछली वीडियो में क्या था और ये आगे किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सोवियत संघ और अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है। दोनों ही जो देश हैं वो एक दूसरे को अपनी पावर दिखाने में लगे रहते हैं। अब क्या है, सोवियत संघ अपने आप को अच्छा बताता है, पावरफुल बताता है, अमेरिका अपने आप को बताता है, ठीक है। क्योंकि इसका कारण था कि आप सेकंड वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे कि दोनों ही जो था, दोनों ही एक दूसरे के एक ही गुट में थे, ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ एक ही गुट में थे, ठीक है। और ये एक दूसरे की कमियों को और खासियत को दोनों जानते थे कि अच्छाई क्या है उसमें, कितने पावरफुल है, कौन कितना पावरफुल है और किसमें क्या कमी है, ठीक है। तो इन दो महाशक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों एक साथ थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों क्या करते, अपने इन दोनों में हथियारों की होड़ चालू हो गई। लेकिन लास्ट में आके इन दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, ठीक है। लास्ट में आके इन्होंने हथियारों को के ऊपर कुछ संधियाँ की, वो आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो कैसे हो पाया, सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग में बताते हैं कि इसमें भारत और शीत युद्ध, यानी कि भारत में शीत युद्ध में कि युद्ध नहीं हो पाया, ठीक है। शीत युद्ध, भारत और शीत युद्ध में इंडिया की क्या भूमिका है, ठीक है। आपको एक बात बता दें कि हाँ, इंडिया में ये जो लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले तो हम बात करते हैं महाशक्तियों के बीच में जो भी मतभेद हो रहा था, उन मतभेदों को दूर करने में किसकी भूमिका थी, इंडिया की, ठीक है। और ये गलती से लिखा है, यहाँ पे माँ नहीं लिखा है बल्कि यहाँ पे महाशक्ति लिखा है, मिस्टेक से ऐसा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखा है महाशक्ति, ठीक है। तो महाशक्ति के बीच में दोनों को दूर करने का प्रयास किसने किया था, इंडिया ने किया था। और इंडिया ने इसलिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत की थी, इंडिया के द्वारा की गई थी, भारत के द्वारा की गई थी, और किसके किसके की गई थी या किसकी अगुवाई में की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की तरफ से गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। वैसे तो इसमें बहुत सारे देश शामिल थे, लेकिन इंडिया में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से उस समय क्या हुआ, शीत युद्ध के दौरान, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो शीत युद्ध के दौरान जितने भी नवस्वतंत्र देश थे, नवस्वतंत्र देश का मतलब ये होता कि उस समय जितने भी नए नए देश, नवस्वतंत्र देश कहते हैं जितने भी अभी आज़ाद हुए देश थे, ठीक है, उनका नेतृत्व किसकी तरफ से हो रहा था, इंडिया कर रही थी। और मतभेद क्या था, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों का मतभेद ये चल रहा था कि हम छोटे छोटे देशों को अपने साथ मिला लेते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया भी उस समय आज़ाद हुआ था, छोटे छोटे और बहुत सारे देश थे जो उस समय क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। और दोनों में मतभेद क्या था, मतभेद दूर कैसे हुआ कि इंडिया की तरफ से और छोटे छोटे देशों ने ये कहने से कह दिया कि हम किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं होंगे, ना तो हम सोवियत संघ के साथ होंगे, ना हम अमेरिका के साथ होंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि हम दोबारा से गुलाम ना हो जाएं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बताया, शीत युद्ध के दौरान भारत के नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया गया और अपने राष्ट्र को पूरा किया, और दोनों महाशक्ति के मतभेद को दूर भी किया, और भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया ने ये किया। अब दोनों महाशक्तियों ने क्या किया, दोनों महाशक्तियों ने अब क्या कर दिया, अपने हथियार गिर दिए, ठीक है। वही कॉम्प्रोमाइज़ होता है, आप कितने भी पावरफुल हो, लेकिन अगर आप एक दूसरे की पावर को जानते हो तो आप क्या होगा, आप में कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों महाशक्ति के द्वारा शस्त्र नियंत्रण हो गया, ठीक है, समझौता हो गया। यहाँ पे नियंत्रण, ये समझौता है, ठीक है, एक संध्या हुई, ठीक है। अब वो संधि हुई, संध्या गलती से हो गया, संधि है यहाँ पे ये, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, वो पहली संधि थी, पहली संधि का जो नाम था यहाँ पे
वो था LTPT। कुछ तरह की इस तरह की संधि हुई LTPT, ठीक है, यानी कि शस्त्र का नियंत्रण करने के लिए दोनों महाशक्ति के बीच में जो भी शस्त्र के संबंधित संधियाँ हुई, ठीक है। तो पहले पॉइंट था LTPT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ठीक है। अब ये क्या था, ये जो संधि हुई थी ये कब हुई थी, 5 अगस्त 1963 को। कब हुई थी, 5 अगस्त 1963 को हुई थी। लेकिन ये जो इसका पूरी तरह से ये पॉपुलर हो पाई, ये 10 अक्टूबर 1963 को सफल हो पाई थी, ठीक है। अब ये कब हुई थी, 5 अगस्त 1963 को हुई थी, लेकिन सफल कब हुई थी, 10 अक्टूबर 1963 को हो पाई, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मेन चीज़ें क्या था, अब किसी भी तरह का आप क्या नहीं कर सकते, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। किस तरह का परमाणु परीक्षण आप किसी भी तरीके से, ठीक है, किस तरह से परमाणु परीक्षण हो सकता है, ठीक है। तो परमाणु परीक्षण जो हो सकता है, सबसे पहले आप अगर देखें, वायुमंडल से हो सकता है, ठीक है, वायुमंडल से हो सकता है, ठीक है। एक तरीका तो ये है, वायुमंडल हो सकता है, भारी आंतरिक क्षेत्र, यानी कि आप भारी आंतरिक से हो सकता है, किससे हो सकता है, भारी आंतरिक से हो सकता है, ठीक है। और तीसरा होता है पानी के अंदर भी हो सकता है, किसके हो सकता है, वायुमंडल, भारी आंतरिक, यानी अंतरिक्ष के द्वारा भी हो सकता है, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल आप कोई चीज़ जहाज से कोई चीज़ दूसरे देश में गिरा दो, ठीक है, या भारी अंतरिक्ष या अंतरिक्ष में कुछ लगा दो आप, ठीक है, कुछ जहरीली गैस या कुछ भी ऐसा कर दो, आप परीक्षण कर दो, या पानी के अंदर कुछ मिसाइल तैनात कर दो, ठीक है। तो इस तरह की जो थे पर्यावरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये संधि हुई थी LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण, यानी कि आपको जो परमाणु बम है वो सीमित मात्रा में उसका परीक्षण करना है, ठीक। तो ये आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों दूसरे नंबर पे इन दोनों को बात करते हैं, साल्ट और स्टार्ट को बताने से पहले हम बात है NPT, ठीक है। NPT क्या था, NPT, ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है, जो अपनाई गई थी 1 जुलाई 1968 को। क्या अपनाई थी, 1 जुलाई 1968 को, ठीक है। लेकिन ये कब अपनाई थी, 1 जुलाई 1968 को अपनाई गई थी। लेकिन ये जो प्रभावी हुई थी वो कब हुई थी, ये 1970 में हुई थी। कब हुई थी, 1970, 5 मार्च 1970, ठीक है, यानी 5 मार्च 1970 में ये क्या हुई थी, 1970 में हुई थी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, 1970 में ये क्या हुई थी, सफल हो पाई थी, ठीक है। तो 1968 में हुई थी और 1970 में से ये सफल कब हुई थी, 1970 में हुई थी। कितने में, 1970 में, 5 मार्च 1970 में ये सफल हो पाई थी। अब हम जान लेते हैं, ये तो थी इसके बारे में NPT। अब इसका जो लक्ष्य था, उसका लक्ष्य क्या था, ठीक है, ये लक्ष्य इसका, अब इसमें जो ध्यान समझना, 1 जुलाई 1968 को ये संधि हुई। NPT का मतलब ये था कि जो परमाणु अप्रसार संधि है क्या, ठीक है, अप्रसार संधि का मतलब ये है, इसमें ये बताया था कि जो छोटे छोटे देश हैं जो संपन्न अभी नहीं हुए हैं, जो क्या हैं, संपन्न नहीं है, परमाणु संपन्न नहीं है, क्या नहीं है, परमाणु या शक्ति संपन्न नहीं है, क्या नहीं है, शक्ति संपन्न नहीं है। कितने, शक्ति संपन्न, जो भी शक्ति संपन्न देश नहीं है वो क्या नहीं कर सकते, वो शक्ति संपन्न जो भी देश हैं वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, ठीक है, या ऊर्जा संपन्न, ठीक है। अब शक्ति संपन्न देश किनको बताया गया है, तो उसने कहा, तो शक्ति संपन्न देश 1 जुलाई 1968, इसकी देखो, शक्ति संपन्न जो देश थे वो 5 प्रमुख संपन्न देश थे, ठीक है। उनमें आता है 5 परमाणु संपन्न देश में आता है फ्रांस आता है, ठीक है, क्या आता है, फ्रांस आता है, जर्मन आता है, अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, रूस आता है, लेकिन पहले वो सोवियत संघ था। यही परीक्षण कर सकते हैं, अन्य देश नहीं कर सकते, यानी इनको संपन्न देश माना गया, ठीक है, इनको ही क्या माना गया, संपन्न देश, 5 देश को संपन्न देश माना गया, ठीक है, औरों को नहीं माना गया। अब यहाँ पे कहानी ये थी कि संपन्न देश माना किसे जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा कि कोई भी ऐसा देश जिसने इस सन से पहले, यानी इससे पहले, यानी कि 1 जनवरी, क्या, 1 जनवरी 1967, ठीक है, 1967 से पहले कोई भी परमाणु परीक्षण किया हो वही संपन्न देश, ऊर्जा संपन्न देश माना जाएगा, अदरवाइज कोई भी देश संपन्न देश नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम साल्ट और स्टार्ट, ठीक है।
तो खास बात है इसमें है नहीं है साल्ट के बारे में और स्टार्ट के बारे में, लेकिन फिर भी है क्या ये चीज़ें इसकी। देखो साल्ट का मतलब मिला जुला, एक तरह से यहाँ पे मिली जुली वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी, ठीक है, समझो। यानी कि एक हुई थी, दोनों ही 1972 में हुई थी, एक 26 मई हुई थी, एक जून में हुई थी, 18 जून में। 26 मई को जो हुई थी उसमें क्या क्या चीज़ हुई थी। 26 जून में ये हुआ था कि परमाणु मिसाइल के बारे में थी, एक तो मिसाइल और एक घातक, ये जो ऊपर वाली है, ठीक है, पहली जो संधि थी, यानी कि अगर हम इसकी बात करें, इसकी, ठीक है, तो ये इसमें दो बातें थी, एक परमाणु परीक्षण संधि थी इसमें, और एक यानी घातक हथियार नहीं रख सकते हम, कोई भी देश घातक हथियार नहीं रख सकता, और मिसाइल परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, और दूसरा घातक हथियार नहीं रख सकता। इसमें तो था 26 मई 1972 में ये बात थी, लेकिन 18 जून 1972 में क्या बात थी, 18 जून 1972 में ये बात थी, सिर्फ आप जो भी चीज़ें घातक हथियार आप नहीं रख सकते, इस पर क्या था, घातक हथियार नहीं रख सकते, इस पर यह संधि हुई थी 18 जून 1972 में। ठीक है, समझ में आ गया। साल्ट में क्या था, पहले में क्या था, परमाणु परीक्षण और दूसरा घातक हथियार, और 18 जून को स्पेशली जो हुई थी वो आपकी क्या थी कि कोई भी देश पर जब परमाणु परीक्षण कर सकता है, भाई संपन्न देश तो है, लेकिन यहाँ पे ये बताया था 18 जून 1972 में कि आप क्या नहीं कर सकते, जो भी घातक हथियार नहीं रख सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टार्ट की, सामरिक न्यूनीकरण संधि। क्या था, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, यानी आपको क्या करना है, बहुत ही कम मात्रा में क्या करने, हथियार रखने, क्या करने, बहुत ही कम मात्रा में हथियार रखने। ठीक है, तो सबसे पहले 31 जुलाई 1991 को ये बात हुई थी कि आप घातक हथियारों एक तो आपको घातक हथियार जो रखने हैं, ठीक है, उनकी संख्या क्या होनी है, धीरे धीरे जितने भी हैं ये हथियार है बहुत ही कम मात्रा में रखने हैं। आपको जो हथियार रखने हैं कम मात्रा में आपके पास होनी चाहिए, इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ जो 3 जनवरी 1993 में हुआ, 3 जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और सोवियत संघ यानी कि रूस के राष्ट्रपति, दोनों के बीच में क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था मॉस्को में। कहाँ पे हुआ था, मॉस्को में एक समझौता हुआ। ठीक है, क्या हुआ था, मॉस्को में एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, मॉस्को में एक समझौता हुआ था। ठीक है, कब हुआ था वो, 3 जनवरी 1993 में हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि हम क्या करेंगे, सीमित हथियार रखेंगे और उनकी संख्या भी बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, ओके बाय।